सच्चाई ये है कि मैं अपनी अराजकताओं और अपनी जीवन शैली और अपने तौर तरीके के कारण, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, बहुत सारी बुराइयाँ भी थी, मैं जॉबलेस हो गया, बेरोजगार हो गया। और स्थिति ये आ गई कि कोई मीडिया हाउस मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बंदा अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सच बोलता है, थोड़ा लड़ जाता है, थोड़ा शराबी है, थोड़ा मैंने बहुत सारे अच्छे और बुरे गुणों का मैं संगम था। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज बातों बातों की इस श्रृंखला में जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उन्हें असल में परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको सामने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं तो आप उन्हें पहचानते हैं। नाम है यशवंत, लेकिन लोग इन्हें भड़ासी बाबा के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और मैं सारी बातचीत की चर्चा करूंगा। पूरी बातचीत के क्रम में एक कहानी भी सुनाऊंगा और एक कविता की कुछ पंक्तियां भी आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले यशवंत जी, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। अब तक आप लोगों के इंटरव्यू लेते रहे हैं, आज आपको इंटरव्यू देते हुए कैसा लग रहा है? मैं एक पीड़ित के रूप में आया हूँ और 30 साल पत्रकारिता करने के बाद जब मैं सिस्टम से पीड़ित अपने को मान रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनके पास जुबान नहीं है, कहने का सलीका नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है, वो लोग सिस्टम से कितना प्रताड़ित पीड़ित होते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि हर पीड़ित को अपनी बात करनी चाहिए और मीडिया इसीलिए है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आपने शुरुआत की है जहाँ पे आप वाकई रियल संकटग्रस्त लोगों को मंच दे सकते हैं, प्रेरणादायी लोगों की आवाज़ को आप जनता तक पहुँचा सकते हैं और बहुत कुछ समाज को नया दे सकते हैं, जो मीडिया का दायित्व है। ये यशवंत जी हैं। पाश की एक कविता है, उसकी एक पंक्ति है कि सबसे खतरनाक होता है सब कुछ चुपचाप सह जाना। सबसे पहले तो ये बताइए आप कि आपने पत्रकारिता छोड़ करके, और आज से 15 साल पहले, अब तो बहुत सारे पत्रकार छोड़ रहे हैं तो उनके पास एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मौजूद है, सोशल साइट के रूप में यूट्यूब है और रील्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, वो उससे पैसा कमा रहे हैं, उसके सहारे जी रहे हैं, उनके सामने नौकरी का संकट है। आप तो बहुत कम उम्र में सब छोड़कर सोशल साइट पर, मतलब सोशल साइट पर नहीं, IT साइट पर चले गए थे, अपने आप को आपने डेवलप किया, कैसे? देखिए, सही कहूँ तो मैं इसको बहुत भारी भरकम शब्दों में अपने को बड़ा क्रांतिकारी महान बताऊं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं अपनी अराजकताओं और अपनी जीवन शैली और अपने तौर तरीके के कारण, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, बहुत सारी बुराइयाँ भी थी, मैं जॉबलेस हो गया, बेरोजगार हो गया। और स्थिति ये आ गई कि कोई मीडिया हाउस मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बंदा अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सच बोलता है, थोड़ा लड़ जाता है, थोड़ा शराबी है, थोड़ा मैंने बहुत सारे अच्छे और बुरे गुणों का मैं संगम था। तो कॉर्पोरेट जो पत्रकारिता होती जा रही थी उस दौर में, और पेड न्यूज की शुरुआत होती जा रही थी, जर्नलिज्म में रिपोर्टर्स को पैकेज लाने के लिए भेजा जाने लगा था, क्योंकि हम लोग प्रिंट मीडिया से हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे दौर में हम लोग एक एक्टिविज्म से जर्नलिज्म में आए थे। हम लोग शहीद भगत सिंह की परंपरा को, कुछ मार्क्सवाद को, कुछ समाजवाद को, कुछ छात्र राजनीति को, ये सब जोड़ के एक सपना देखते थे, बेहतर समाज, बेहतर राजनीति। तो वहाँ असफल हुए या लगा कि नहीं कर पाएंगे तो पत्रकारिता में आ गए। तो यहाँ भी हम लोग कुछ अच्छी चीज़ों को देखते थे कि भाई मीडिया माने जो चौथा खंभा, जो गांधी जी के शब्दों में जिसकी कोई आवाज़ न हो, जो हाशिए के लोग हों, उनकी बात हम कह पाएँ। तो एक ऐसी स्थिति आने पे जबकि मैं अनफिट हो गया, तो मुझे लगा कि मैं पहले तो उन सब लोगों को एक एक करके गरिया लूँ जिनके चलते मैं जॉबलेस हूँ, या जिनसे मेरे झगड़े हुए, सैद्धांतिक विरोध हुआ। तो मैंने वही उस समय ब्लॉगिंग का दौर शुरू हुआ था। जैसे आजकल एक यूट्यूब का पूरा फिनोमिना है, यूट्यूब पहले भी था लेकिन आज पत्रकारिता में यूट्यूब एक अलग विधा है, एक मंच है। पहले यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट था, तो उसी तरह ब्लॉगिंग की जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे ब्लॉग बने थे। तो हम लोगों ने भड़ास ब्लॉग बनाया था, और वो एक कम्युनिटी ब्लॉग था जहाँ पे 1000-1500 लोग सदस्य थे और सबको लिखने की, संपादित करने की छूट थी। तो उसमें हम सुबह उठते थे तो मुझे भी गाली मिली होती थी, हम भी गालियाँ लिखते थे, झगड़े होते थे आपस में। कई लोगों को हम लोग नौकरियों से निकलवा दिया क्योंकि उनसे पंगा हो गया था। तो उस झगड़े में हम लोगों ने थोड़ा ये वेबसाइट और ब्लॉग को सीखा, HTML को सीखा, उसकी कोडिंग को समझा। वहीं से फिर लगा कि ये एक जो हमारी भड़ास है वो जनता की भी भड़ास हो सकती है। आपने कहा कि आप में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। कौन सी बुराई है जिसको आप अपनी बुराई मानते हैं? मैं बहुत अराजक रहा हूँ जीवन में। ये लोग कहते हैं कि आपको खुद मैं खुद लगता है, मुझे खुद लगा है। अब मैं चूंकि 50 का हो गया हूँ 26 अगस्त को, तो मैंने उस 26 अगस्त से बहुत सारी चीज़ें अपने में बदल दी हैं। हालांकि एकाएक नहीं बदला है, वो बदलने की शुरुआत पिछले 10 साल से चल रही थी।
तो अब मैं काफ़ी अनुशासित हो गया हूँ। जैसे मैंने अराजक मतलब क्या होता है, मतलब क्या अराजकता क्या किया आपने, ऐसी क्या गलती की, मतलब आपने नौकरी चली गई, दूसरी नौकरी मिल ही जाती, बेहिसाब शराब पीना। मतलब आपको लगता है कि पूरे मीडिया जगत में आप इकलौते व्यक्ति हैं जो नहीं, अराजक अराजक एक ट्रेंड है, बहुत लोग होते हैं सर, वैसा नहीं। मैं मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मनुष्य बहुत भांति भांति के तरीके होते हैं, मगर मनुष्य को कैटेगराइज किया जाए तो उसमें एक अराजक प्राणी भी होंगे जो हर सिस्टम में होते हैं, बहुत टॉप लेवल पे भी होंगे। ये आप मॉडेस्टी में ये बात सोच रहे हैं, कह रहे हैं, या लोगों ने आपके दिमाग में भर दी है? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बेफिक्र कहूँगा, मस्त मौला कहूँगा। अराजक आदमी थोड़ा मस्तमौला होता भी है, क्योंकि तो वो किसी की अगर परवाह नहीं आप करता है। अराजक थे तो कबीर अराजक थे, अगर आप अराजक थे तो हर वो व्यक्ति अराजक है जिसने कि समाज की बहुत बनी बनाई परंपराओं को छोड़ दिया, उठकर चला गया, बुद्धत्व को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं अपने में जो बहुत सारी कमियां देखता हूं, जैसे उसमें एक है कि मेरा अनप्रडिक्टेबल होना। सभी लोग होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, मैं भी हूँ। किस तरीके से आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, अपने आप को आप खुद नेगेटिव जोन में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? आपकी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो सफ़ेद पोश होते हैं, बहुत अच्छा चेहरा लेकर समाज में घूमते हैं, वर्षों बरस तक बहुत हाई सैलरी पर नौकरी करते हैं, वो ज़्यादा बुरे और घटिया लोग होते हैं। उनकी जीवन शैली है, वो पूरी जिंदगी अपने को प्रोजेक्ट करने में बिता देते हैं, जो होते हैं उसको छिपाने में लगा देते हैं। लेकिन हम लोग अपने स्टाइल में जीते हैं और अपनी कमियों और अच्छाइयों को अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो इससे मस्त मौला जिंदगी क्या है? हम जब मस्त मौला ठीक है, आपने कहा कि आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी क्योंकि आपने लड़ाई हो गई थी आपकी, लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं नौकरी करने के लिए, टिके रहते हैं बाजार में, मगर आपने उम्र के उस पड़ाव पर, जबकि आप बिल्कुल ठीक ठीक जवान ही हुए होंगे। नहीं, बल्कि कहिए कि 6 महीना पहले मैं अपने बच्चों को गाजीपुर के गांव से ले आया था, यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो मैंने लाख रुपया लगभग खर्च हो गया और अचानक फिर बेरोजगार हो गया 6 महीने बाद, जहाँ पे कोई जॉब दूर दूर तक नहीं मिल रही थी। मैं एक बड़े संपादक के यहाँ नौकरी मांगने गया, अब काफ़ी मैंने सीनियर हो चुके, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे साथ बड़ी दिक्कत ये है कि तुम शराब बहुत पीते हो और तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम कल पिए हो रात में। हमने कहा सर आपकी भी आंख से लग रहा है कि आप रात में कल पिए हैं और ये कोई पैमाना नहीं होता है। और आफ्टर आप भी एम्प्लॉई हो किसी मालिक के, और हम भी नौकरी ही मांग रहे हैं, ठीक है आप नहीं दे पाएंगे, आप ये बात कहिए कि नहीं दे पाएंगे, आप मेरे पर्सनालिटी और मेरे जीवन शैली को लेकर क्यों आप जो है मैंने कमेंट कर रहे हैं कि मेरी आंखों से लग रहा है कि मैं शराब कल पिए था, इसका क्या मतलब है? तो लोगों ने आपके ज़हन में बात भर दी है कि आप बहुत शराब पीते हैं। नहीं, और मैं आप पीता भी था सर। नहीं तो पीते थे शराब, बहुत लोग पीते हैं शराब, पी करके कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि भड़ास की शुरुआत में के साथ साथ ना एक सुसाइडल ट्रेंड भी मेरे दिमाग में था। जैसे होता है कि आप मैंने उस मुश्किल में गुजर रहे हो जहाँ आपके घर पे खाने के लिए ना हो, दाने दाने ना हो, पत्नी रोने लगे, मकान मालकिन आए कहें कि बेटा क्या हुआ, कहा देखो ये आदमी अच्छा खासा संपादक था जागरण में, यहाँ था वहाँ था, और आज जो है दिन भर काम करता है, रात में दारू पी के काम करता है, घर में खाने के लिए आटा नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई, मतलब घर में ऐसी स्थिति क्यों आई? आपने एक बार जॉब चली गई, मैं मान लेता हूँ शराब पी आपने और जॉब आपकी चली गई, तो ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि आपको दोबारा फिर आपको मतलब पैसे नहीं कमा सकते थे या आपकी नौकरी नहीं लग सकती थी? क्योंकि और किसी तरीके से कमाने का सहूर नहीं था भाई। तो ठीक है ना, फ्रीलांसिंग करके कमा ही सकते हैं। फ्रीलांसिंग का सर स्कोप हिंदी में कहाँ है? आप हिंदी में इतना, तो आप भड़ास के जरिए, आप पोर्टल के जरिए पैसे, मैं तो देखता हूँ आप हमेशा चंदा मांगते रहते हैं लोगों से। बिल्कुल, क्योंकि वो एक क्राउड फंडिंग मोड जो हमारा है। अच्छा, भड़ास से क्यों लगा कि हम ये कर सकते हैं? उस समय एडसेंस शुरू किया गया था, गूगल ने एडसेंस विज्ञापन जो है ऑनलाइन दिखाना, तो $100 जब आया था उस कम्युनिटी ब्लॉग से, भड़ास कम्युनिटी ब्लॉग से, जिसमें सबका रोल था उसको चलाने में, तो मुझे लगा कि अगर इससे $100 आ सकता है तो ये एक बिजनेस हो सकता है। वहाँ से एक दिमाग में बिजनेस आइडिया भी सूझा, प्लस ये भी लगा कि एक्सचेंज फॉर मीडिया था अंग्रेजी में, तो मुझे था कि उस तरह का एक हिंदी प्लेटफॉर्म रहा, क्योंकि मैं भी एक्सचेंज फॉर मीडिया उस समय देखता था कि भाई लोगों के इंटरव्यूज हैं जो सफल लोग हैं, और जैसा हम सफल होने की कामना करते हैं, कॉर्पोरेट में जाने की कामना करते हैं, तो बंदा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो हमने कहा कि हमारे जो हिंदी के सफल लोग हैं उनका तो कहीं इंटरव्यू आता नहीं है। तो आपने इतने लोगों को मौका दिया, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को आपने मौका दिया है, सब बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू आपने छापे हैं, आपने उनको एक तरह से प्रमोट किया है, सितारा बनाया है। तो अभी जब आपके सामने मुश्किल आई तो उन लोगों ने आपको फ़ोन करके नहीं कहा कि यशवंत आप मुश्किल में हैं तो आपकी मैं थोड़ी इस घड़ी में मदद करना चाहता हूँ? मदद मतलब कि कानूनी मदद करना चाहता हूँ। मैं अगर उनसे उम्मीद रखूं या सोचूं ये कि मैंने लोग आएंगे मेरे साथ, तब तो शायद ऐसा मैं सोच सकता था या मैं प्लान कर सकता था या बता सकता था। मैं उम्मीद ही नहीं रखता हूँ। भाई आपने तो सोशल साइट पर लिखा, तो मेरा लिखना कर्तव्य है। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पीड़ा को और हर्ष को, अपने विषाद को, अपने दुखों को, मेरे लिए लिखना एक रेमेडी, एक दवा है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, जैसे मेरी कल हेल्थ इंश्योरेंस में टेस्ट हुआ और मेरी जो क्रिएटिनिन है वो नॉर्मल आई, मैंने लिखा हुर्रे मेरा नॉर्मल हो गया। तो
और जब ऑपरेशन की स्थिति आई तो मैं बड़ा दुखी था कि बताओ मैंने ऑपरेशन। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है आपके इस तरह के बिहेवियर पर? घर वाले में माँ पिता वगैरह तो गांव में हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेरे बारे में आइडिया नहीं है। एक बार ये आइडिया लगा था जब मेरे जेल जाने पे बहुत लंबी चौड़ी खबरें छपी थी पूरे देश भर की मीडिया में कि इससे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया हो, तो फिर वो लोग आए थे यहाँ पे जो है, रहे थे जो आपने तो जेल जाने को भी जस्ट बना दिया जस्ट था। बनाया, जाने मन जेल किताब आपने उसमें किताब मैंने पढ़ी है आपकी, और आपने पूरा अच्छे से उसका रिव्यू लिखा है। मैं इस बात की बहुत तारीफ करता हूँ कि आप बहुत बेफिक्र इंसान हैं, क्योंकि आप मनुष्य के अंतरतम को समझ लेते हैं, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप दार्शनिक भी हैं, तो आप किसी भी मनुष्य कोई भाव मनोभाव सोचने के तरीकों को बहुत गहरे बैठ के समझ लेते हैं। नहीं, यहाँ पर तभी आप स्टोरी टेलर भी हैं और तभी आपका इतना बड़ा परिवार भी है। तो आप कोई कॉमन मैन नहीं है। नहीं, आप मैं यहाँ पर देखिए, अभी लोगों के अंदर घुस के समझ लेते हैं को क्या सोचता है। नहीं, इस इंटरव्यू में मेरी तारीफ नहीं होगी। इस इंटरव्यू में तो जो बात होगी आपकी होगी, क्योंकि जब आप मेरा इंटरव्यू कभी लेंगे तो ये सारी बातें हो सकती हैं। अभी तो मुख्य बात यह है कि आप बहुत खुलकर लिखते हैं, आप शेयर बाजार में पैसे कमाते हैं तो आप एकदम से ओपनली लिखते हैं कि आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। फिर 10 दिनों के बाद आप लिखते हैं कि शेयर बाजार में पैसे मत लगाओ, डूब जाएंगे तुम्हारे पैसे। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, बोलते हैं कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के मनुष्य को रहना नहीं चाहिए। फिर आप कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस चोर है, ठीक है। आप किसी से मिलते हैं, बोलते हैं कि संसार का सबसे महान व्यक्ति है, फिर अगले पल आपको उसमें कोई कमी दिखती है, आप कहते हैं कि इससे बड़ा घटिया आदमी नहीं है। हाँ, जैसे मैं अभी लिखने वाला हूँ, कल आज लिखूंगा। गोपाल राय जो है, जो हमारे मित्र थे और हमारे साथ लेफ्ट में गए थे और बाद में उनका और हमारा ऑफिस कॉमन ऑफिस था, उनके मंत्री बनने तक जो है, तो उन्होंने कल बयान दिया कि जो है तापमान गिरने से पोल्यूशन बदला है, बढ़ा है दिल्ली में। अब यही लोग थे जो कहते थे पंजाब का पराली जल रहा है, हरियाणा का, अब पराली का नाम नहीं लेते हैं सब। अब ये सब प्रकृति को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, इस पे तो ये एक अलग शोध का विषय है कि वास्तव में वो पॉल्यूशन की वजह क्या है। क्योंकि 2016 की मैं अपना पुराना फेसबुक देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि 2016 में खान मार्केट में था, लोग मास्क खरीद रहे थे। तो क्योंकि दिवाली के बाद, तब मास्क मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक चीज़ थी कि मतलब कोरोना वगैरह था नहीं, और कुछ लोग जो बड़े लोग थे वो कॉशियस लोग थे, मास्क खरीद रहे थे। और तब मैंने बहुत अच्छे से सर्वे किया था इस पूरे मसले पर, तब कहीं पराली की बात नहीं थी। तो अचानक ये तो मुझे लगता है कोई दूसरा ही कोई कॉरपोरेट षड्यंत्र हो सकता है इस मामले में, पता नहीं पराली है या जो भी है। पर आप अपने जीवन को इतना खुलकर लिखते हैं, आप कभी हरिद्वार चले जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, और कभी आप कहते हैं कि मैं अब सब कुछ छोड़कर, घर परिवार पत्नी को भी छोड़कर जा रहा हूँ, वैराग मोल ले लूँगा, कर लूँगा, फिर आप लौट आते हैं ज़िंदगी में। तो ये ऊहा-पोह की जो स्थिति है, ये आपका मतलब बचपन से स्वभाव है आपका, या आप? मैं इसको ऊहापोह नहीं देखता हूँ, मैं इसको ये देखता हूँ, जैसे आप देखिए ना, कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर अगर चढ़ गया तो ये नहीं है कि चढ़ता ही जाएगा, वो गिरता भी है, कई बार चढ़ता है गिरने के लिए। तो आफ्टर ऑल मैं अपने को अपग्रेड कर रहा हूँ। जैसे मैं गया और लौट आया, मैं जाता था पहले हरिद्वार में दारू पीता था, गंगा जल मिला के शराब में जो है, फिर मैं साधु बन के, आप ही कह सकते हैं ये बात, फिर साधु बन के घूमता था जो है। लेकिन अब वो काम नहीं करता हूँ कि मैंने शराब छोड़ दी है, और शराब मैंने छोड़ा नहीं है, शराब मजबूरी में छूट गई है। इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसके चलते मुझे लगा कि शायद प्रकृति चाहती है कि अब मैं शराब न पीऊँ। कितने दिन हो गए शराब नहीं पी? 1 साल हो गया। 1 साल से शराब पी नहीं? बिल्कुल भी? बिल्कुल चखा भी नहीं आप? एकदम नहीं। मन करता है? अब नहीं करता है, पहले बहुत करता था। पहले लगता था कि मतलब जब शराब ही नहीं पीऊंगा तो जी के क्या करूंगा, ये स्थिति थी। लेकिन अब लगता है कि ये जो शराब पी के बंदा कर रहा है, ऐसा ही मैं भी करता रहूंगा ना। तो आप शराब नहीं पीते हैं? नहीं, अब मैं केवल चिकना खाता हूँ, लोगों का पिलाता हूँ, लोगों को बिठा के। मतलब पिलाते हैं आप? खूब साथ में रहता हूँ, और अच्छा लगता है मैं उनके साथ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप शराब पिला देते हैं मगर पीते नहीं। तो ये कंट्रोल जो है आपका, ये कंट्रोल आपको बहुत स्पेशल मुझे नहीं लगता है कि ये मैं कर पाया हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग रोबोट हैं किसी के। हमारे अंदर जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, हम जानते हैं कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है ना। फिर कौन प्रेडिक्ट कर रहा है? हमारे अनप्रेडिक्टेबल होने के पीछे फिर एक सवाल भी तो है, कोई प्रेडिक्ट तो कर रहा है कि तुम अनप्रेडिक्टेबल रहना। तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि ईश्वर द्वारा कंट्रोल होते हैं, या प्रकृति द्वारा कंट्रोल होते हैं, या राक्षसी ताकतों द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो भी जिनका पलड़ा भारी हो। तो लेकिन हरिद्वार वाला सच मैं आपको बता दूं कि मेरा उत्तरार्ध वही है। मुझे मनुष्य में कोई रुचि अब नहीं बची है मुझे, क्योंकि अंततः मनुष्य जो है बहुत खतरनाक प्राणी है, मेरा मानना है। मनुष्य को अगर सुधरना होता तो इतने सारे बुद्ध हुए, इतने सारे महावीर हुए, अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग देशों में सुधर गया होता। वो और ज़्यादा बदमाशी को अपग्रेड कर रहा है। तो क्या है आपका भविष्य? साधु बन जाएंगे अब? हाँ, मुझे लगता है कि ये भारत की अपनी बहुत गजब की स्थिति है कि हमारे पास एक रास्ता ये भी है कि बजाय हम सुसाइड कर लें, बजाय हम कॉर्पोरेट हो जाएं, बजाय हम बहुत सफल हो जाएं, बजाय हम अपने को नशे में डुबो लें, एक रास्ता ये भी है। और मुझे हरिद्वार में मिलते हैं बहुत सारे लोग जो
नोटबंदी में जिनका धंधा बर्बाद हो गया, बिजनेसमैन थे, उन्होंने सुसाइड नहीं किया, वो वहाँ पे आराम जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोग नहीं, मिले तो हैं साधु मुझसे। होने के लिए पलायन जो है, पलायनवाद जो है सो पलायन करता तो मैं अब तक आता ही नहीं। जो आप कह रहे हो ना कि चले आते हो, तो यही तो सामंजस्य है कि हमारे घर का माइंडसेट तैयार रहे कि मैंने ये बंदा कभी भी हो सकता है यहाँ मकान ले लिया है तो बगला उसका किराए का मकान हरिद्वार में हो। और कितना दूरी है आजकल, तो मतलब चीज़ें इतनी कनेक्ट हैं। और फॉर्मेट सर संन्यास का बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी जंगल में जाओगे और लापता हो जाओगे, शेर खा जाएगा और आप आओगे नहीं। अब तो आप 10 मिनट में लंदन में जाइए, दुनिया के किसी अमेजन के जंगल में जाइए और अगले दिन चले आइए आप जो है। तो अब फॉर्मेट्स बदल गए हैं। और मुझे तो लगता है कि अब रियल संन्यास जो है गैजेट से मुक्ति है। आप हफ्ते भर तक जो है मोबाइल फ़ोन मत छूइए, आप, यही संन्यास है आपका। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। आपका कोई, मैंने देखा कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है आपके पास। नहीं, किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, जब भी आप दुश्मनी मोल लेते हैं तो उसकी पूरी बखिया उधेड़ देते हैं, फिर आप सरेंडर भी कर देते हैं कि मेरी दोस्ती हो गई, अब मैं लड़ाई खत्म कर रहा हूँ। 2 स्थितियों में सरेंडर करता हूँ। अभी तक सरेंडर इसलिए मैंने किया कि मेरे पास लड़ने के लिए कोई और शब्द और हथियार नहीं था। सारे मैंने जो है हथियार इस्तेमाल कर लिए। तो मुझे लगता था कि भैया अब जब कोई कुछ बचा ही नहीं है तब दोस्ती कर लो। एक होता है कि हम रियलाइज़ कर लें कि हमने 10 साल पहले जो झगड़ा शुरू किया था, बहुत बचपने में किया था, बहुत नशे की अवस्था में किया था, बहुत चाइल्डिश झगड़ा था जिसको मैं ईगो से खींच ले गया। इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा है कि मैं कमज़ोर पड़ गया, डर गया। तो ऐसी भी स्थितियाँ आई हैं जिसमें मैं। आप डरते भी हैं? हाँ, क्यों? किस बात से डरते हैं आप? इस बात से कि मैं जिससे लड़ रहा हूँ और जो झगड़ा का जो मतलब ये 50 पूरे होने पे ये सब डेवलपमेंट हुआ है दिमाग में कि ये सब तो चलता रहता है, इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है अब? नहीं, वो तो एक आत्मबोध होना हुआ। आप डरते हैं? मुझे नहीं लगता आप डरते होंगे। नहीं, डर इस बात का है कि मेरा समय वेस्ट होगा ना, जो है मेरा समय वेस्ट होगा, समय खर्च होने से डरते होगा। हैं। और मैं एक ऐसे ट्रैप में उलझूंगा जिस ट्रैप में उलझते हुए मैंने करोड़ों लोगों को देख रहा हूँ कि वो खामखा की ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं, खामखा दुनिया बदलने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, दुनिया किसी के बदलने से नहीं बदली है। दुनिया को बदलना था, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, बदल गया। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि अब मनुष्य नहीं, टेक्नोलॉजी दुनिया बदलती है। ये बात सच है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसको कि आपने सोशल साइट पर गुहार लगाकर ये बात कही थी कि लोग आपकी बात मतलब जहाँ तक पहुँचा सके पहुँचाए इस बात को। आपके साथ कुछ हादसा, हम कोई नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, कोई हादसा हुआ जिसमें कि पुलिस ने बुलाकर आपका फ़ोन रख लिया। आप चाहते हैं कि इस मामले को पूरा अच्छे से हाईलाइट किया जाए। क्या एपिसोड था? पुलिस ने क्यों ऐसा क्या किया पुलिस ने इस मामले में? थोड़ा सा पानी दीजिएगा, बगल में रखा है। हाँ, पानी देता हूँ। यही रखा है, ये वाला पानी दीजिए, आप पानी पीजिए। थैंक यू। अब आपने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है, मुझे थोड़ा नहीं, मतलब इसको बहुत मतलब उससे, क्योंकि इसमें मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ हम लोग कोई नाम नहीं ले रहे हैं इसमें। हाँ। लेकिन घटना क्या घटी कि आपको नाम लेने की बहुत ज़्यादा मैंने जरूरत भी नहीं है कई मामलों में। वजह क्या है कि हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रेंड की बात है। एक्चुअली जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या घटना घटी। भड़ास मीडिया चलाते हुए पिछले 15 सालों में दर्जनों मुकदमे हुए, जिसको मैं कहता हूँ कि अब तक 56। तो मैं बहुत सारे लीगल नोटिस, बहुत सारी धमकियाँ, बहुत सारे मुकदमे, थाना पुलिस चलता ही रहता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ताबड़तोड़ दिल्ली जैसी जगह में 2 मुकदमे अलग अलग थानों में फर्जी किए गए। एक में तो आईओ समझदार था, वो समझ गया था फर्स्ट डे से कि मामला फर्जी है। तो उसने हमसे कहा कि सर आपका हम औपचारिक पूछताछ करेंगे, कैमरा लगा करेंगे और आपसे थोड़ा हम कड़क आवाज़ में सवाल पूछेंगे, आप लिखते जाना, जवाब देते जाना। उसने समझा दिया हमको और वो हो गया। दूसरे वाले के यहाँ भी मैं इसी अंदाज में गया था कि अरे क्या होगा, वो मैंने, वो बेचारा आप सब जानते हैं फर्जी है तो ज़्यादा पूछताछ होगी नहीं। लेकिन यहाँ गेम उल्टा था। यहाँ एकदम प्लान्ड मामला था। एसीपी रैंक के अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया था, क्योंकि शिकायतकर्ता एक महिला वकील है जिनसे मैं जीवन में कभी देखा नहीं हूँ, न मिला हूँ। और इतने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे मेरे खिलाफ कि मैंने उनसे सिग्नल ऐप पे चैट करके उनसे पैसे मांगे। ये आप जानते हैं कि पत्रकार पे सबसे पहला आरोप पैसे मांगने का, ब्लैकमेलिंग का और रंगदारी का लगता है जो है। सौभाग्य की बात थी कि मैंने सिग्नल ऐप आज तक इंस्टॉल नहीं किया था। मुझे एफआईआर की कॉपी 3 बार मेल करने पर नहीं दी गई। मुझे पता ही नहीं है कि केस क्या हुआ और मैं जांच करने चला गया अकेले हाथ हिलाते हुए मैं पहुंच गया 50 किलोमीटर दूर जो है। और वहाँ उन लोगों को जिस लग रहा है कि कोई मैंने क्या खुशी मिल गई, बंदा अपने आप चला आया जो है कब्जे में, मैंने चिड़िया जाल में फंस के चली आ रही हो। तो मुझे लगा सामान्य पूछताछ होगी, मैं बता दूंगा कि सर ये सब फर्जी है, मैं तो कानून का सम्मान करता हूँ। तो जांच सामने शामिल होने चला आया। अच्छे से पहले बातचीत शुरू, फिर अचानक जो है कि तुमको बहुत मारेंगे भी हम। हमने कहा मैंने कैसी बात कर रहे हैं, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और आज ही आप हिंसा की बात कर रहे हैं और मैं खुद चल के आया हूँ, उठा के ले आते जो है ना आते तो।
उनका जो पूरा ग्रिल करने का तरीका है, जिसमें बार बार बताना कि अभी और रखा है तुम्हारे खिलाफ, कबूल करो कि तुमने चैट भेजा है, तुमने कौन कौन मैसेंजर चलाते हो, कौन कौन तुम चैटिंग ऐप चलाते हो। हमने कहा भाई मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, फलां है, और हमने कहा और तो मुझे याद नहीं है, हाँ लेकिन मैं थोड़ा प्रयोग करता रहता हूँ, तो हो सकता है मैंने 20 ऐप इंस्टॉल किए हों और अनइंस्टॉल कर दिया हो। टेलीग्राम आया तो इंस्टॉल कर लिया, इसकी प्राइवेसी खतरनाक है तो वो वाला कर लिया। तो ये हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं तो करते रहते हैं प्रयोग। तो मुझे याद भी नहीं कि नहीं सब याद है, याद आ जाएगा, अभी जब मार पड़ेगी तो याद आ जाएगा तुमको जो है। दिखाया फिर उन्होंने कि ये टेलीग्राम ऐप पे, सिग्नल ऐप पे भेजा हुआ है। हमने कहा भाई सिग्नल ऐप इंस्टॉल करता हूँ, अगर हुआ होगा इसी मोबाइल नंबर से तो आ जाएगा कि आपका प्रोफाइल बना हुआ है, फोटो लगी हुई है, नाम है, आपने रीएक्टिवेट कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कहा चलो ठीक है इसको हटाओ, अगले सवाल पे आते हैं। उसी में एसीपी पूछ रहा है कि तुम्हारी जात क्या है, मैंने यशवंत सिंह क्या हो तुम जो है, तो हमने कहा मैं राजपूत हूँ। फिर जो है बहुत सारे सवाल उसके जो है कि मैंने पैसे कहाँ से आते हैं और कैसे करते हो और क्या नहीं है। तो चूँकि मुझे मज़ा आता है सबका जवाब देने में जो है, और मैं चूँकि इतने सारे लोगों से इस सिस्टम से लड़ा हूँ तो मैं ओपन रहता हूँ कि आओ तो मेरे अकाउंट्स खंगाल लो। जो आदमी भीख मांग के बना चंदा चलाता हो, जो आप कभी रहे हो चंदा मांगते रहते हैं, क्राउड फंडिंग, तो मेरा अभी इतने पैसे कभी नहीं इकट्ठे होते हैं कि मैं जीएसटी नंबर ले लूँ। जीएसटी में 20 लाख तक की छूट होती है, तो मैं साल में 20 लाख नहीं कमा पाता हूँ। तो इसीलिए मेरे में दम रहता है कि मैं जीएसटी नंबर जिस दिन ले लूँगा तब मैं मानूंगा कि अब मैं कॉर्पोरेट थोड़ा हो रहा हूँ, अब मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाने लगा हूँ, तो मैं पैसे रोक लेता हूँ कि नहीं अब मत आप भेजो हमको, जो है मेरा काम हो गया। तो खैर वहाँ पे मैं बड़ा शॉक्ड तरीके से निकला। उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया जो आईफोन था, और एक इंटरव्यू मैंने बताया था कि वो मेरा नहीं था, वो किसी ने गिफ्ट किया था, एक मीडिया हाउस की साथी ने गिफ्ट किया था। तो जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने आईफोन जीवन में पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसे पुलिस ने ले लिया। ले लिया मतलब क्या, जब्त कर लिया उन्होंने? जब्त कर लिया, 2 कागज़ों पे साइन कराया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई कागज़ मुझको दिया नहीं। ऐसा कैसे, बिना कागज़ दिए कैसे जब्त कर लिया? हाँ वही तो, दोनों कागज़ों पे साइन करा लिया लेकिन वो दिया नहीं हमको। तो अब मुझे लगता है कि उसको उनके 3 इंटेंशन होंगे कि चूंकि ये बंदा इतने बड़े मामले में ट्रैप हो चुका है, सो कॉल्ड ट्रैप हो चुका हो, और ये कुछ भड़ास वड़ास टाइप का चलाता है। आजकल तो हर आदमी यूट्यूबर है, फर्जी पत्रकार है, ये भी फर्जी ही होगा। अब ये इसकी हिम्मत तो होगी नहीं जो है, इतना ग्रिल कर दिया गया है, तो ये फ़ोन कहाँ मांगने आएगा। तो उनके दिमाग में था कि फ़ोन रख लेंगे। वो साइन इसलिए करा लिया दोनों कागज़ पे कि मान लो कल को ये हल्ला करे तो हम दिखा देंगे साहब देखो हमारे पास तो रिसीविंग है, और ये अपना बंदा दिखा नहीं रहा है, हमने दिया था इसको, ये कर सकते हैं हमने इसको दिया था, उफाड़ देंगे मेरा वाला पोर्शन कागज़। तीसरा जो है कि ये वाकई झूठ बोल रहा हो और सारे आरोप सही हो, महिला ने सही आरोप लगाए हो, तो इसका मोबाइल का फोरेंसिक जांच किया जाए, अहमदाबाद में भेजा जाए लैब में जो है। आपने किसी वकील से बात की है? तो मतलब मेरे ख्याल से, मैं भी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं आधा से ज़्यादा वकील बन चुका हूँ, तो बिना कोई रिसिप्ट दिए हुए कि हमने जब्त किया है कुछ भी, वो तो इलीगल है, गैर कानूनी है, बहुत इलीगल है। तो आपने इस पर किसी वकील से बात की? सर ये तो बहुत बड़ी बात है मोबाइल फ़ोन वाली। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि आप जांच को में शामिल होने गए एक जर्नलिस्ट जो बता रहा है खुद को कि मैं 30 साल से मीडिया में हूँ, मेरी उम्र 50 साल हो गई और मैं मुख्य धारा के अखबारों में संपादक रहा हूँ, मैंने कई बहुत सारे आइडेक्स अखबार जैसा प्रयोगधर्मी अखबार मैंने लॉन्च कराया है, 35 संपादकों को मुझे चुना गया था जागरण में, एक पूरा प्रोजेक्ट जो है था कि भाई कौन इसको लीड करेगा, और आप उस पर उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मान लो मैं अपराधी हूँ, मान लो मैंने ब्लैकमेल किया है, मान लो मैंने जाति सूचक गालियाँ दी हैं, मान लो सारे अपराध सच हों, तो भी आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, क्योंकि इस देश में सिस्टम कानून बना हुआ है भाई, आप सबके मानवाधिकार की रक्षा करनी होती है। हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, टेररिस्ट तो है नहीं कि हम देश को हाँ, जो भी है आप उस पर चार्जशीट दायर कीजिए और आपको मुकदमा चलाकर हाँ, आप कोर्ट में आप सबूत सारे इकट्ठा कर लीजिए, कोर्ट में भेज दीजिए, बढ़िया से दबा के जांच करिए मेरे खिलाफ, और न्यायाधीश जो सजा देंगे, हाँ, सजा लेने के मुकदमे को तैयार हैं। तो आप तो बिल्कुल, मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ, आपका फोन चला गया तो आपने लोगों से चंदा लिया, चंदा लिया, और सबसे शानदार बात है कि चंदा मिलने के बाद फोन जितना जिसका था वो 1.25 लाख चंदा मिला, 1.5 लाख। मुझे एक नए साथी ने आईफोन गिफ्ट कर दिया, और ये गिफ्ट किया हुआ फ़ोन है, ये नया फ़ोन गिफ्ट किया, और चंदे वाली रकम रखा हुआ है। ये आप ही कर सकते हो और आप ही को मिल सकता है। और 2 लोगों को मना किया मैंने। हाँ। अभी 2 लोगों को ये भी लिखा था किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो आपने किसी पीड़ित को दे दिया, देने के लिए बात कही। अभी मैं भेजा नहीं हूँ चूँकि वो उस बंदे को, मतलब उस पैसे का कहीं मैंने और प्रयोग कर लिया है, कुछ और लोग भी मुश्किल में थे। आज भी एक कासगंज के रिपोर्टर ने अपनी फ़ोटो भेजी है, पीड़ा भेजी है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, हड्डी चूर चूर हो गई है, 40,000 रुपया उसके पास नहीं है, 40,000 रुपये उसके ऑपरेशन पे खर्च होने हैं, उसने हमारी पीड़ा भेजी है हमारे पास। तो मैं बोल के ऑफिस में आया हूँ, भैया इसको लगा दो यार, 40,000 मैंने बहुत कम रकम होती है, कम से कम उसको हड्डी तो जुड़ जाए। तो हम लोग तो पिछले 15 साल से मैं देखता हूँ कि
अक्सर पीड़ित ही मेरे पास आता है, जो मुझे गालियां देता रहता है। अक्सर देखता हूं जब पीड़ित होता है तो मेरे पास चला आता है और मैं भूल जाता हूं, क्योंकि गाली देना उसका स्वभाव है, गाली मुझसे सटती नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम मदद करना है। हमारा काम ह्यूमन का जो मूल प्रवृत्ति है उसको बचाए रखना है, उसका जो मूल स्वभाव है किसी की मदद करना। तो मुझे लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने को लेके सोचना, बहुत ज़्यादा अपने को लेके परेशान रहना, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहेंगे। और हम लोगों ने ब्लॉगिंग में इतनी लड़ाई लड़ ली है, इतने आरोप लग चुके हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में थेथर हो गए हैं हम लोग। अब कोई आरोप नहीं लगता है तो बड़ा दुख होता है कि यार कहीं कोई आरोप ही नहीं लग रहा है। हमें लगता है लोग भूल गए हैं क्या, दुश्मन भी भूल गए हैं मुझे। मैंने वादा किया था आपसे कि एक कहानी भी सुनाऊंगा, और कहानी बहुत संक्षेप में सुना देता हूँ आपको कि एक चिड़िया का एक दाना फंस गया था पेड़ में, तो उसने पेड़ से रिक्वेस्ट किया था कि दाना मुझे दे दो। पेड़ ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो चिड़िया कारपेंटर के पास यानी बढ़ई के पास गई थी कि मेरा दाना तुम पेड़ काट कर दे दो। सुनिए आपने कहानी? नहीं है? बिल्कुल। आपने कहीं पढ़ाई लिखा है इसको? हाँ, ये कहानी कहीं भी ये मतलब ये लोक कथाएं हैं, गांव की कहानी है। तो चिड़िया गई पेड़ के पास, पेड़ ने मना किया तो वो गई बढ़ई के पास कि पेड़ काट दो। तो बढ़ई ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं क्यों करूँ, तुम छोटी सी चिड़िया हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तो फिर वो गई राजा के पास कि बढ़ई आपके राज्य में बढ़ई जो है सुनता नहीं है, उसको दंडित करो। तो राजा ने अभी डांट कर भगा दिया। तो वो गई महावत के पास, जो हाथी, राजा का जो हाथी था जिस पर राजा बैठता था, उसका जो महावत था कि तुम हाथी को, राजा बैठे तो गिरा देना तुम। तो महावत ने कहा मैं क्यों करूँगा ऐसा, मैं क्यों करूँगा। तो फिर वो हाथी के पास गई, उसने कहा कि तुम महावत तुम्हारे पास है, तुम उसको चल देना। तो वो हाथी ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँगा। तो फिर चिड़िया चींटी के पास गई और उसने कहा तुम हाथी के सूंड में घुस जाओ। तो चींटी ने, और उसने कहा कि मना मत करना। तो आपकी लड़ाई भी ऐसी ही है कि अल्टीमेटली आपको अपनी शक्ति का भान है। मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ। मुझे एक मित्र ने कहा कि आप रजिस्टर्ड डाक से भेज दो अमित शाह जी और गृह सचिव को, हम परसू कराते हैं। मैंने उनका कहना भी मान लिया। मैं वो सारे तरीके आजमा रहा हूँ जो लीगल, विधिक और आम आदमी कर सकता है, पहुँच में है। मैं भी आराम से जाके किसी बड़े अधिकारियों को पकड़ के, गृह सचिव के पर्सनल घर पे जाके धरना दे के, पैर पकड़ के, किसी मंत्री जी का पैर पकड़ के, किसी और परिचित का भाजपाई बन के मैं बन सकता हूँ इस काम के लिए, बदला लेने के लिए। लोग करते भी हैं, डर जाते हैं। मैं जाके एसीपी से ही पैर पकड़ लूँ कि भाई गलती हो गई, फ़ोन दे दो मेरा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। मैं एक समान भाव से रहता हूँ। मुझे जेल जाना उतना ही प्रिय है जितना अपने घर में रहना और जितना हरिद्वार में रहना। तो जब मैं हर फ्रेम के लिए तैयार हूँ, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ, तो मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ? इसलिए लड़ रहा हूँ कि हर आदमी के अंदर हिम्मत आए। अगर कोई पत्रकार नहीं है, उसके साथ भी पुलिस गलत कर रही है, तो उनसे अपने अधिकार के बारे में लड़ना सीखे। दुनिया में अब बहुत ही बड़े किस्म का इवोल्यूशन हुआ है पुलिसिंग में। हम पहले पीड़ित जो बता रही है कि हम पीड़ित हैं, उसको पीड़ित मान लेते हैं और उसके लिए हम उसके भले के लिए करते हैं। जो आरोपी मान गया है उसको हम नहीं मानते हैं आरोपी, उसके हम राइट्स की बात करते हैं। भाई तुम्हें क्या क्या राइट मिला है, कोर्ट फैसला करेगा। तो जहां पुलिसिंग इवॉल्व हो रही है वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कलंकित कर रहे हैं वर्दी को। दिल्ली पुलिस तो बहुत शानदार पुलिस मानी जाती है, देश के लिए रोल मॉडल है। ये तो इसमें तो कोई डिबेट नहीं है ना कि जो गलत है, जो आखिर इस देश को चलाता कौन है, देश को कौन चलाता है? संविधान चलाता है, कानून चलाता है। कानून चलाता है। तो उस कानून का तो उल्लंघन है ना कि आपको एक मतलब ठीक है, उन्होंने फोन रख लिया कि हमें जांच करनी है, हमें उसका अहमदाबाद भेजना है, कुछ भी करना है, तो बता दें, हमको रसीद दे दें। रसीद चाहते थे आपकी लड़ाई सिर्फ इस बात अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी हमको रसीद दे दें। वो मैं मान लूंगा कि ठीक है, वो एक सिस्टम के जांच की प्रक्रिया में गया हुआ है, वो तसल्ली हो जाएगी। वो सिस्टम आपको रसीद दे दें, उसकी जांच कर लें, उसमें कोई अगर एरर पाया है तो मुझे दंडित करें और आपको दंडित करवाएं। बिल्कुल। दंडित पुलिस थोड़ी करती है, पुलिस का काम होता है कानून में हाँ, मैंने वो कोर्ट करे। बिल्कुल। इस देश में लोग पुलिस से बहुत डरते हैं और यही वजह है कि लोग मतलब लोगों का फिर कहीं सुनवाई ही नहीं होती उस बात की। अब सोचिए कि दिल्ली जैसी जगह पे पुलिस का ये हाल है, पुलिसिंग का ये हाल है, तो 2-2 मुकदमे तड़ातड़ अलग अलग थानों में, और ग्रिल करने का पूरा सुपारी लिए के बैठा हुआ पुलिस का लोग। और वैसे आमतौर पर पुलिस तो एफआईआर नहीं लिखती, छोटी मतलब किसी भी काम के लिए एफआईआर लिखवाने जाइए तो पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, मतलब ही नहीं है। तो एक तरह से मतलब आपका कहना ये है कि पूरा टूल बन गया है जिसका कि इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसके खिलाफ चाहते हैं उसके खिलाफ। कई बार जो कामरेड लोग कहते हैं उनकी बात सच लगती है कि ये जो पूरा लोकतंत्र का नाटक है, ये सब बड़े लोगों के लिए क्या है, ये बड़ों के लिए, बड़ों के द्वारा और बड़ों तक। इसमें कॉमन मैन कि यदा कदा कुछ जो हो जाए वो इसलिए होता है कि दिखाया जा सके, देखो सबको न्याय मिल रहा है, लेकिन अंततः बड़ा आदमी जो चाहता है वही होता है। हम लोग बड़े आदमी उस भाषा में नहीं बन पाए कि हमारे पास 15-20 गार्ड हो, पत्रकार और हम सरकार सत्ता की भाषा बोलें।
तो हम लोग सड़क छाप जर्नलिस्ट हैं, हम आम आदमी के बीच में गुम होकर रहते हैं, उनकी पीड़ा हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लिखते हैं। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सिस्टम कितना क्रूएल है। ऐसा नहीं लगता आपको कि ये शक्ति का लिटमस टेस्ट है कि पहले छोटे पत्रकारों को पकड़ लो, दबोच लो, और जो बड़े पत्रकार या जो नामी पत्रकार जो चुप हैं इस पूरे मसले पर, जो कि आपके मुद्दे को नहीं उठाना चाहते हैं, तो जब लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट में तो हमने आपको दबाया, फिर दबाएंगे तो हम उनको भी। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मीडिया को खत्म कर देना चाहिए, या हमें मान लेना चाहिए कि जो मीडिया के नाम पे लोग हैं वो सरकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक्सटेंशन है, उसकी प्राइवेट आर्मी है। जैसे सरकार के पास तमाम विंग होती है, आर्रा है, रिसर्च और आईबी है, बहुत सारे खुफिया विंग और होती है, जिसका कोई नाम नहीं होता है, वो टारगेट कंप्लीट करते हैं। तो वैसे ही मीडिया में सरकारी मीडिया तो है ही, आईबी है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, लेकिन प्राइवेट आर्मी भी है। प्राइवेट आर्मी एकदम ये सुपारी लेके बैठी हुई है ये। तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया को कोई जरूरत है। तो अब आपको लगता है कि अब आपको इस जो चौथा स्तंभ जिसको हम लोग कहते रहे, इसको मेरा डिप्रेशन भी कर सकते हैं यार, मतलब मुझे लगता है कि आपको लगता है कोई उम्मीद की किरण नहीं है? मतलब नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि मीडिया वाला काम कोई मीडिया वाला ही करे, नॉन मीडिया आदमी वाला ज्यादा मीडिया वाला काम कर रहा है। अब तो मीडिया में नॉन मीडिया वाले लोग हैं और बहुत सारे लोग जो बाहर हो गए हैं जी, वो लोग अब वो सही काम कर रहे हैं, वो रियल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मैं कई लोगों से बोलता हूँ, कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या पत्रकार का काम केवल नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करना है? मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, पत्रकार का काम नेगेटिव को ही हाईलाइट करना है। अच्छा काम जो हो रहा है, सरकार का कोई भी अच्छा काम करे। शब्द नेगेटिव दे के डरा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है? हम सरकारी नीतियों का पोस्टमार्टम करना है, सही क्या है, जो गलत है हम उसी को तो हाईलाइट करेंगे। जो सही है वो तो सही होना ही चाहिए। सही के लिए आपका सूचना विभाग तो है सर, बड़े बड़े विज्ञापन देता है कि हमने ये सही किया जी। तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोग उसको जो गुड न्यूज़ के नाम पर लोग सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू करते हैं, वो भी एक तरह के मतलब धोखा ही है, वो चमचे ही है, वो सरकार की मक्खन है। ये सब कठोर वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा सॉफिस्टिकेटेड रहने की कोशिश करता हूँ शब्दों के मामले में, लेकिन मैं भी आपकी तरह बेफिक्र हूँ, निफिक्र हूँ। मुझे भी जीवन में कोई ऐसा भय नहीं सताता है। पर आपकी बातचीत है और अब आप चाहते क्या है ये बता दीजिए। पब्लिक से आप चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका फ़ोन मिल जाए या आपके कागज़ मिल जाएँ। मैं अपनी लड़ाई तो मैं लड़ लूँगा, और नहीं लड़ पाऊँगा तो जेल में होऊंगा तो भी मुझे आनंद आएगा। लेकिन बस मेरा आपसे कहना है कि आपके साथ अगर कभी कोई पुलिस गलत करे तो प्लीज़ डरिए मत, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। रजिस्टर्ड डाक से मानवाधिकार को, गृह मंत्रालय को, डीजीपी को, एसपी से, कप्तान से, नेता से, मंत्री से, पत्रकार से, सबसे मिलिए, कहिए, डरिए मत। और जिस बंदे ने आपके साथ गलत किया है उस बंदे का पूरा कुंडली पता करते रहिए, उसके खिलाफ इतनी चिट्ठियाँ लिखिए, इतने उसके खिलाफ मेल करिए कि वो बंदा, उसको लगे कि कहाँ उसने किसके साथ गलत किया है, तभी ये लोग सुधरेंगे। इन्हें भय ये है, इन्हें कोई भय नहीं है। इनको लगता है कि जो करेंगे जनता कबूल कर लेगी, जनता हमारे भय के मारे चुप हो जाएगी, जो कि सच्चाई भी है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब दौर टेक्नोलॉजी का है, हर चीज़ हमारे मोबाइल में है, ट्विटर पे है, हम ट्विटर पे अभियान चला सकते हैं, हम सीधे मेल लिख सकते हैं, हम सीधे अपना वीडियो बना के भेज सकते हैं संजय जी को। तो प्लीज़ डरिए मत, जनता की ताकत को समझिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करिए। तो इस बातचीत पर हम रुक रहे हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, और डर डर कर जीना कोई जीना नहीं होता है। उम्र कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आत्मसम्मान ज़रूर रखना चाहिए, और वो आत्मसम्मान तभी आपके पास आएगा जब आप भय रहित होंगे। तो आज इस बातचीत को यहीं विराम देता हूँ। फिर आऊँगा किसी और शख्स के साथ, किसी अच्छी शख्सियत के साथ। यशवंत जी के बारे में मैं हमेशा यशवंत सिंह के बारे में कहता हूँ कि ये एक मतलब मेरी नज़र में मोस्ट मिस अंडरस्टूड व्यक्ति हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में गलत धारणा ज़्यादा प्रचलित है, और मेरी इनकी मुलाकात 2-4 बार ही हुई है, लेकिन जब भी हुई है कभी हवाई अड्डे पर हुई है, कभी चलते फिरते हुई है। इनको मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, भड़ास में भी पढ़ता हूँ और भी जगह इनको सुनता रहता हूँ। ये अपने बारे में जो सोचते हैं, अपने बारे में जो कहते हैं, अपने बारे में इन्होंने जो मतलब अपनी छवि पेश कर रखी है, वो इससे बिल्कुल जुदा हैं। ये इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये सच में एक बहुत ही मासूम बेफिक्र इंसान है। और मैं जब किसी के बारे में कोई बात कहता हूँ तो हवा में नहीं कहता, बहुत आत्ममंथन करता हूँ, उस व्यक्ति के बारे में विचार करता हूँ, तब कहता हूँ। तो आपके लिए मेरे दिल में यही वर्ड है कि आप सच में बहुत मासूम हैं और आप एक बेहतरीन इंसान हैं। थैंक यू सर, ये आपका बड़प्पन है। और आप यारों के यार हैं, और मैं जानता हूँ कि दुख में जितना आप लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं उतना लोग नहीं खड़े हुए आपके लिए। इसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है, पर हाँ, जब भी मौका मिले अच्छे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए। फिलहाल लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।